नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं लखनऊ से। नमस्कार। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र नमस्कार। जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल जनसभा को संबोधित करने गए थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसा काम भी कर दिया जिसके बारे में शायद विपक्षी दलों के तो ये चीजें दिमाग में भी नहीं आती हैं। और वो एक दुकान पर गए, वहां की एक स्पेशल चीज जो वहीं बनती है, झालमुड़ी। झाड़ पूरी, तो उसकी फरमाइश की। जेब में से तुड़े मुड़े से कुछ नोट निकाले, उनमें से 10 रुपए की उन्होंने खरीदी। दुकानदार मना कर रहा था कि साहब रहने दीजिए, आप आए हैं यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ना, पैसा तो लेना पड़ेगा। और 10 रुपया दे करके उन्होंने वो झाड़ मुड़ी खाई और उसकी तारीफ की। वहां खड़े हुए छोटे बच्चे, महिलाएं, उनमें भी बांटी। ये जो प्रधानमंत्री का तौर तरीका है लोगों से जुड़ने का, जमीन से जुड़ने का, उनको ये एहसास दिलाने का कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक ही हूं, और मैं उन चीजों को आज तक भूला नहीं हूं जब हम कोई चीज हाथ पर लेकर के फंका मार करके खाते थे। तो उसी अंदाज में उन्होंने खाया है, जिस अंदाज में इस देश का आम आदमी किसी दुकान से कोई सामग्री लेता है और खाता है। इन चीजों का कितना बड़ा इम्पैक्ट जाता है लोगों के बीच में। उस लड़के का इंटरव्यू तमाम टीवी चैनलों ने किया है, आपने देखा होगा आज। और वो सबको यही बता रहा है कि मुझसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कितने भाई बहन हो, कितना रोज कमा लेते हो। परिवार की बात की उन्होंने। और ये उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा तुम किसको वोट दोगे, कौन अच्छा है, बीजेपी अच्छी है कि दीदी अच्छी है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और मैं आपको यहाँ अपना अनुभव साझा करता हूँ। 98 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से उम्मीदवार थे और तब नरेंद्र मोदी उनके प्रचार का जिम्मा यहाँ संभालने आए थे। मेरी उनसे भेंट हुई, बहुत लंबी बात हुई। और उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि तुम तो आप क्या गुजराती हो। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई तुम कितने बड़े वीआईपी हो, घर में कौन है, परिवार में क्या है, माता पिता कहाँ है। मैंने उनको खाली ये बोला कि मेरी बुआ जी अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में हिंदी की प्रोफेसर अब रिटायर हो गई हैं। बस उन्होंने जो है पूछा पूरा कहानी। तो एक व्यक्तिगत स्तर पर जो आम जनता की जो इंटेलेक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उससे अपने को जोड़ करके जनता से संवाद करने की जो कला नेताओं में होती थी, होनी चाहिए, जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, वो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती अन्य दलों में। जो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, राहुल गांधी केवल ये समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत तीखा कोई टिप्पणी कर देंगे, कोई तीखा व्यंग्य कर देंगे और बहुत ही अपमानजनक और असंसदीय भाषा बोल देंगे, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में किया जब संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही थी। काला जादू और जादूगर न जाने क्या क्या कर रहे थे। और उसका लोकसभा अध्यक्ष ने भी उनको रोकने का प्रयास किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको रोका। तो ये दो कंट्रास्टिंग पिक्चर है। एक ऐसा देश का नेता है जो पिछले 25 साल से लगातार पद पे है। 13 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, 12 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं और 15 साल तो पूरे करेंगे ही। अगर चौथे टर्म में बन गए तो और बढ़ेगी। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद और 75 इयर्स की एज में इतनी गर्मी में इतना समय निकालना, और ये सही है कि लोग इसको तुरंत कह देंगे कि ये सब तो जो है स्टेज मैनेज है, ये तो गिमिक है, नौटंकी है, इलेक्शन का समय है। अरे भाई, इलेक्शन कैंपेन का ये अभिन्न अंग है, आप क्यों नहीं कर लेते। ममता बनर्जी क्या कर रही थी पिछले चुनाव में, टांग तोड़ा के पूरे चुनाव में घूमती रही कि मेरे टांग टूट गई है। वो एक फर्जी प्लास्टर था। तो ये भी तो ममता बनर्जी की कोशिश थी कि कैसे सहानुभूति के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित किया जाए, कैसे जनता से जुड़ा जाए।
और आप ये देखते होंगे, पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखिए, और 1950 से 51, ये सॉरी 52 से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई है। जरा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल में जिन लोगों को पद्मश्री, पद्म और पद्म भूषण, पद्म विभूषण के जो पुरस्कार मिले हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि वो कभी दिल्ली भी जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतने सामान्य लोग हैं, उड़ीसा के जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल हैं, और सामान्य भाषा में एक तो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, और वो उड़ीसा की स्थानीय भाषा में कविताएं लिखता है, और उसकी लिखी हुई कविताएं उड़ीसा की यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चलती हैं। उसको भी पद्मश्री पुरस्कार मिल गया। उसने कहा कि मेरे पास तो दिल्ली जाने के पैसे नहीं है। जिस तरीके से मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, हर दल के, वो कि कोई भी महिला उनके पांव छू ले वो रोकते नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, वो किसी को भी अपने पांव छूने की अनुमति नहीं देते, महिलाओं को विशेष करके। अभी देखा होगा, अभी हाल में ही पिछले महीने या इस महीने के शुरू में केरल में एक जनसभा थी, जो तिरुवनंतपुरम का मेयर था, उससे उन्होंने वो गले मिले, उसकी जम के पीठ ठोकी। फिर एक महिला ने उनके पांव छू लिए का प्रयास किया, झुक गई, उन्होंने उसी के पांव छू लिया। तो ये एक ऐसी विनम्रता है जो जनता के हृदय को छूता है। इट टच द कॉर्ड ऑफ द कॉमन पीपुल। ये अब हम लोग भूल गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर के इस हर काम को हम देख रहे हैं 12 साल से, अपोजिशन वाले केवल मजाक उड़ाते हैं। प्रयागराज में कुछ साल पहले पहले कुंभ हुआ, जितने सफाई कर्मचारी थे उन सबके प्राइम मिनिस्टर ने पैर धोए, उनके पैरों को पोंछा, और उनको सम्मान दिया। तो कम से कम ये एक जो वंचित वर्ग है, उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ, उनमें विश्वास पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री हमारे वर्ग की भी चिंता करते हैं। एक मैसेज गया ना उनके मन में। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड नैरेटिव मेकिंग। तो आप केवल नरेंद्र मोदी को के खिलाफ केवल नेगेटिव नैरेटिव बनाने में लगे हुए देश बेच दिया। रोज सुबह उठ करके आप देश बेच देते हो, शाम को खरीद लेते हो। ये देश बेच दिया, बर्बाद कर दिया, और नरेंद्र सरेंडर कर दिया। लेकिन जनता को तो मालूम है ना कि उसको क्या लाभ मिल रहा है मोदी से। हमने मोदी की छवि को फाड़ दिया, ये सेंटेंस होता है। अब ये मोदी की छवि को, ये लोग जो है तो, ये समझते ही नहीं कि मोदी किस तरीके से लोगों की रूहों में उतर गए हैं। नहीं, आपने, राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी की साख को पंक्चर किया जा सकता है, और मैं नरेंद्र मोदी की साख को नष्ट कर दूंगा। और यही भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं आधे घंटे में। यही बात राहुल गांधी ने भी हाल में कही कि मैं आधे घंटे में नरेंद्र मोदी का कैरियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो ये इस तरीके की घृणास भरी और जहर बुझी बातें छोड़ना। 12 साल में कांग्रेस आज तक ये नहीं बता पाई कि भारतीय जनता पार्टी की उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या नरेंद्र मोदी से है। यदि नरेंद्र मोदी से है तो किस विषयों पर है, कौन सा मुद्दा है, 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, 3 मुद्दे आप बताइए। यदि बीजेपी से है, आप कहते हो हमारी वैचारिक लड़ाई है। अरे भाई, वो वैचारिक आधार क्या है, जरा जनता को बताइए। तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी है, आपको जो है अखबार में विज्ञापन भी नहीं देना है, केवल आपको अपनी वेबसाइट पर डाल देना है, या जो अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देना है। लाखों लोग देख लेंगे जो आपके ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम तो मतलब पिछले 40 साल से उनकी नीति बड़ी स्पष्ट है। और जो 1967 में दीनदयाल उपाध्याय, जो उस समय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, जो नारा उनका था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, जो आदमी लैडर के सबसे बॉटम में उसको ऊपर उठाना, वही काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उसका उन्होंने नाम दे दिया सबका साथ सबका विकास, और फिर जोड़ दिया सबका विश्वास। अरे भाई, 48 लाख करोड़ रुपया इस देश की जनता के खाते में पैसा चला गया। 80 करोड़ लोगों को अगर निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, 50 करोड़ लोगों को अगर हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है, तो इससे आम आदमी का लाभ हो रहा है ना।
तो ये जो है और ये किसी व्यक्ति का कोई चमत्कार नहीं है, ये स्टेट की बेसिक ड्यूटी है। राज्य के समस्त नागरिकों को, देश के समस्त नागरिकों को न्यूनतम जो जीवन की सुविधाएं हैं, पीने का पानी है, पेयजल है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है, प्राइमरी एजुकेशन है, और शेल्टर है, घर है, पानी है, बिजली है, और आवास है, और रोजगार है। ये सारी व्यवस्था करना एक कल्याणकारी राज्य का ही तो कर्तव्य है। नेहरू के जमाने से ये वीरेंद्र जी, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या, एक बात जोड़ लूं, ऐसा क्या हो गया कि आज आप चिल्ला रहे हैं गैस का सिलेंडर का संकट है। भाई, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। अगर ये ना दिए गए होते तो कोई संकट ही ना होता देश में। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बार हमें लग रहा है कि बहुत सोचा विचारा, बहुत नियोजित और हर तरह के खतरों से, जिसको कहते हैं बुलेट प्रूफ, प्रचार अभियान बीजेपी चला रही है। जैसे नरेंद्र मोदी की तरफ से या किसी की भी तरफ से ममता बनर्जी को सीधे तौर पर निशाना बनाया नहीं जा रहा है। उनकी सरकार के कुल मिलाकर के 15 साल के कामकाज पर टीका जरूर की जा रही है, उनको निशाने पर जरूर लिया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर कोई उनको हीरो बनने की जो एक कोशिश होती है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो सारे मौके दिए नहीं गए हैं। वो तो चाह रही थी पिछले 2-3 महीने से कि किसी तरह राष्ट्रपति शासन हो जाए तो विक्टिम कार्ड खेलूं, वो भी नहीं करने दिया गया। तो इस बार ज्यादा नियोजित तरीके से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। देखिए, एक मूल बात जो बीजेपी के बारे में नहीं कही जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपके राजनीतिक विरोधी होते हैं, उनसे जमीन पर संघर्ष करके जनता के बीच में जाकर के आपको अपना स्थान बनाना होता है। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार से एक वर्ग हमेशा नाराज रहता है कि आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को क्यों नहीं हटाया, असेंबली को क्यों नहीं आपने डिसमिस किया, क्यों नहीं डिसॉल्व किया, क्यों नहीं आर्टिकल 356 का उपयोग किया। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। एक समय था जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो कलकत्ता के नगर निगम में बीजेपी के 2 सभासद आए थे, तब बीजेपी ने इसकी बड़ी खुशियां मनाई थी। और आज वही बीजेपी जो है, ममता बनर्जी में और बीजेपी के बीच में वोट शेयर का अंतर मात्र 5% रह गया है। बीजेपी भी 40% वोट शेयर पे पहुंच गई है। आज वो असेंबली की पिछले चुनाव में 2021 में वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी विद 77 सीट इन ए हाउस ऑफ 294। तो आज जो है पूरे देश में केवल एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राजनीतिक जो तौर तरीके होते हैं संसदीय लोकतंत्र में, जनता के बीच में जाओ, अपनी बात बताओ, अपना स्थान बनाओ, अपने लिए लोगों को मोबिलाइज करो, ये काम बीजेपी ने किया। और अगर आपको ममता बनर्जी को राजनीतिक तरीके से हटाना है और उनको परास्त करना है, तो उसका केवल एकमात्र फोरम है इलेक्शन। मार्च 2024 में जब अरविंद केजरीवाल को जब वो जेल गए, तब लोगों में बड़ी ये उत्सुकता थी कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन केंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ठीक जो है 11 महीने बाद फरवरी 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, तो बीजेपी ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस की, 48 या 49 सीटें उनकी आई 70 के हाउस में। अब केजरीवाल पॉलिटिकली किनारे हो गए ना, अब वो आजकल केवल रोज एक नई नौटंकी कर रहा है। तो ममता, क्षेत्रीय पार्टियों के पास कभी कोई ना तो कोई विचारधारा होती है, ना कोई विजन होता है, राज्य को चलाने की ना तो कोई नीति होती, ना कोई सोच होती है। ये इन केंद्र प्रकरण किसी तरीके से सत्ता में बने रहो, कभी बंगाली मानुष की बात करो, कभी बंगाली माटी की बात करो, तो कभी हिंदुओं को धमकी दो कि मैं अगर नहीं रही तो तुमको मुसलमान खा जाएंगे, इस तरह की बात करते रहो। तो बीजेपी ने कम से कम एक ठोस राजनीतिक प्रोग्राम के साथ ममता बनर्जी से लड़ाई लड़ी। और ये बात जो है लोगों को कम जानकारी रहती है कि ये बात अमित शाह ने कई बार कही कि ममता बनर्जी ने सीपीएम से लगातार
15 साल से 20 साल लड़ने के बाद 2011 में अकेले बल पर सीपीएम को सत्ता से हटाया। सीपीएम 1977 से सत्ता में काबिज थी, 34 साल तक बंगाल में पावर में रही है। तो ये क्यों बीजेपी के लोग उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार किसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके ममता बनर्जी की सरकार को डिसमिस कर देगी, असेंबली को भंग कर देगी और बीजेपी पावर में आ जाएगी शॉर्टकट रूट से? ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। तो ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो राजनीतिक तरीके से ही अगर लड़ी जाएगी तभी उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। आज हर आदमी, आज जो है कोई भी जो व्यक्ति बंगाल से बाहर रहता है और जिसको जरा सी भी समझ जानकारी अगर बंगाल की है, तो उसको ये मालूम है कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही है। अब ममता बनर्जी ने 15 साल जो है लूट लिया और पहली बार वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर अब इतना साहस आया है कि हम वोट दे पाएंगे। पहली बार केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर जो है उन्होंने जिस तरीके से ममता ये टीएमसी के गुंडों की पिटाई की है, जिस तरीके से वो धमकाते थे लोगों को, उनको पीटा है, उनको और तो लोगों में एक जो है अब साहस पैदा हुआ है कि हम तो 40 साल से ज्यादा हो गया है, 45 साल, कि पहले सीपीएम के समय आतंक था और वही आतंक अब ममता बनर्जी का है। तो अगर ये सब जो है, अगर वहां पे आपने वास्तव में लोकतांत्रिक परंपराओं को वहां पुनर्जीवित किया है और लोग इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को देख रहे हैं, ये बड़ी चीज है। सत्ता में आना जाना लगा रहता है यूपी और ये सब, और मैं मानता हूं कि बीजेपी के राज में 3 राज्यों में जंगल राज समाप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, तीनों लाइन से हैं ये। हरियाणा में भी चौटाला के समय क्या हाल था बताने की जरूरत नहीं। तो और वही हाल अभी पंजाब में भी चल रहा है, वही हाल अभी तमिलनाडु में भी चल रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस से जरिए जो लड़ाई लड़ी जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसको हमेशा जो है इग्नोर किया गया है और ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है तानाशाही करती है, हिटलरशाही पार्टी, न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जिस बीजेपी ने हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में और अब बंगाल में जो चुनावी लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, आप मुझे बताइए, कांग्रेस जो है 1984 में पिछली बार उसको लोकसभा में बहुमत मिला था। 1984 के बाद 2000 एक्चुअल में लोकसभा चुनाव कांग्रेस अब जमीन पर लड़ना भूल चुकी है, उसकी फितरत नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि 10 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है लोकसभा में, और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कहां पे संघर्ष किया, आप मुझे बताइए। उनको लगता है कि बस नरेंद्र मोदी को हम गाली दे देंगे और हम कोई झूठ बोल देंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और सब देश डूब जाएगा, अडानी अंबानी ने देश को खरीद लिया है, तो इन्हीं झूठे नारों से जनता प्रभावित होकर हमको वोट दे देगी। 2024 में उनको आंशिक सफलता मिली भी है, वो सीटें उनकी 99 हो गई। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश के किसी भी राज्य में, आप एक अंतिम उदाहरण दे रहा हूं आपको, 1991 में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला यूपी की राजनीति में, और उसके बाद बीजेपी घटते घटते 2012 में सीटें उसकी विधानसभा में रह गई 45, और 2017 में बीजेपी की सीटें गठबंधन के साथ मिलके 300 के ऊपर हो गई। यानी बीजेपी को दोबारा बहुमत पाने में 26 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो ये होती है राजनीतिक लड़ाई, और ये कह देना कि ये हिटलरशाही है और फांसीवाद है, ये सब बहुत घिसे पिटे सड़क छाप नारे हैं जिनको का अब व्यवहारिक राजनीति में कोई अर्थ रह नहीं गया है। जो काम समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी कर रहे हैं उससे उनको वोट नहीं मिलने वाला। वीरेंद्र जी, पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे खत्म होने वाला है। 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, 23 को मतदान होगा पहले चरण का, दूसरे चरण का 29 को होगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचना, हिमंता बिस्वा शर्मा का ये वहां पहुंचना, हिमंता का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि ये हुमायूं कबीर कहां से बाबरी मस्जिद बना देगा, जरा हमको आने दीजिए, उसके बाद ये भाग जाएगा। इस तरह के लोगों को जो आज ये बाबरी की बात कर रहे हैं, कल जहांगीर की बात करेंगे, परसों औरंगजेब की बात करेंगे, इनके पास कोई और काम नहीं बचा है क्या?
तो उन्होंने हड़काया और अब बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा है जाकर के कि ये जो माफिया और मौलवी हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे और सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। ये जो दो फायर ब्रांड नेता हैं जो जाकर के माहौल ही बदल देते हैं, विमर्श ही बदल देते हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जनता के मन पर पड़ता है। खास तौर से पिछले करीब 35-34 साल वामपंथियों ने लोगों को डराया और 15 साल से ममता बनर्जी लोगों को डराती आ रही है। देखिए, बंगाल में पिछले लगभग 50 सालों से इस्लामिक रूल चल रहा है और वहां पे लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि हमको एक दिन या तो ये राज्य को छोड़ के जाना होगा या फिर हमें इस्लाम कबूल कर लेना होगा। जो कलकत्ता का मेयर है फरहद हकीम, वो कहता था कि भाई कि बंगाल की सबसे बड़ी भाषा उर्दू बनेगी, और ये भूल जाता है कि 1971 में जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, उसका आधार ही यही था कि पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के लोगों ने उर्दू को भाषा को स्वीकार करने से मना कर दिया था कि उनका कहना था हमारी अपनी बांग्ला भाषा की ये बहुत ही गौरवशाली संस्कृति है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और फरहद हकीम जो है ममता बनर्जी का बहुत भरोसेमंद आदमी है और उसने आधा कलकत्ता का तो इस समय मुसलमानों का कब्जा हो ही गया है। वहां पे तो जो है अभी शायद जुलाई या अगस्त में बकरीद होगी, देखिएगा उसमें जो है सड़क में गाय काटी जाएंगी। तो जो इंतहा हो गई है सेकुलरिज्म के नाम पर, मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर, अब वहां के लोग भी उकता गए हैं। अब उनको लगता है, और अब योगी जी को यूपी में शासन करते 9 साल पूरे हो चुके हैं, ये 10वां साल चल रहा है। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी 25 करोड़ है, जहां पे लोकसभा की सीटें 80 हैं, जहां पे विधानसभा की सीटें 403 हैं। इसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है। और यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में पिछले 9 साल में जिस तरीके से योगी जी का डंडा चला है और जिस तरीके से माफिया की धुलाई हुई है, सफाई हुई है, ये पूरे देश ने देखा है। तो योगी जी को जो कुछ उन्होंने किया है वो सबके सामने है। उन्हें कोई नया प्रमाण देने की, नया वादा करने की, कोई नया दावा करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लोग जानते हैं वहां कि यूपी में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज में, बहुजन समाज पार्टी के राज में, कांग्रेस के राज में यूपी को जो सेमी इस्लामिक स्टेट बना दिया गया था, कैसे योगी जी ने साफ किया है, अब कैसे सफाई हो रही है बिहार में। तो अब लोगों को ये मालूम है और योगी जी को कोई बड़ा नारा देने की जरूरत नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरूवियन लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक रेड लाइन खींची है कि ये पॉलिटिकली करेक्ट है, इसके आगे आप नहीं बोलेंगे, योगी जी ने उस लाइन को लात मार के उड़ा दिया कि हम अपनी रेड लाइन स्वयं तय करेंगे। और हमारी रेड लाइन है राष्ट्र, हमारी रेड लाइन है भारत माता, हमारी रेड लाइन है भारत की राष्ट्र और इसकी प्राचीन विरासत। इस रेड लाइन को कोई अगर छेड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और लोगों ने देख लिया कि ममता बनर्जी ने भारत की राष्ट्र हो, भारत की प्राचीन विरासत हो, भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत हो, सबको अपने पैर के अंगूठे पे रखा है ममता बनर्जी ने। आज लोगों को लग रहा है कि एक व्यक्ति देश में ऐसा है, एक दल ऐसा है जो इस 50 साल का जो इस्लामी जिहादी आतंकी राज चल रहा है बंगाल में, उससे हमको मुक्ति दिला सकता है। और ये परिणाम आप देख रहे हैं, ये पहली बार होगा बंगाल में कि आप देखेंगे कि वहां पे मुस्लिम इलाकों में वोट तो 90% हो रहा है और हिंदुओं का 60% हो रहा है। आपकी बात उल्टा होगा। और पहले फेज में जो 151 या 52 सीटें हैं, इसमें जो है टीएमसी को, ममता बनर्जी को 90, 95, 96 सीटें जीती आई हैं पिछले 3 चुनाव में। अब की बार आप देख लीजिएगा, इस चुनाव में बंगाल के इस चुनाव का भाग्य जो है लगभग पहले फेज में ही तय हो जाएगा। अगर बीजेपी पहले फेज में 90 सीटों के पार चली गई तो ममता बनर्जी गई, फिर कोई शंका नहीं है उसमें। तो ये होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।